नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15, जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि देखते हैं कि ठोस आकृतियाँ होती क्या है। तो जैसे कि हमारे पास ठोस आकृतियों में पहला होता है क्यूब, जिसको घन बोलते हैं। क्यूब आकृति जैसे कि आपका लूडो का पासा हो गया, तो वो जो आकृति है उसको क्यूब आकृति कहते हैं। जैसे कि क्यूब को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इस प्रकार का जो आकृति रहता है वो हमारा जो है क्यूब आकृति कहलाता है। इसमें जैसे कि ये जो फलक है ना, मतलब जैसे ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कमरा है वो भी घनाकार हो सकता है यदि उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, है ना। तो ये एक रूम भी हो सकता है जैसे कि इस प्रकार का। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बराबर रहता है तब ये घन कहलाता है। और यही आकृति में यदि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए या कोई भी एक दो से अलग हो जाए तो ये घनाभ कहलाएगा। जैसे ये हमारा आकृति है ना। तो ये जो आकृति है हमारा क्या है, घनाभ आकृति है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस सॉलिड फॉर्म में हम इस रूप में भी देख सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, घनाभ है। तो इसमें घन या घनाभ में होता क्या है, इसे हम लोग इसका बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। तो कोर इसमें कितना हो गया, यहाँ पे जैसे कि एक फलक में यहाँ पे 1 2 3 और 4 कोर है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7। और ये इसका पीछे में हमारे पास आते हैं पीछे में, तो ये हो जाता है 8 9 10, है ना। तो कुल मिला के इधर 4 है इधर 4 है, तो 4 4 8 हो गया। और ये 2 10 और ये पीछे वाला जैसे कि देखते हैं पीछे वाला, तो ये दोनों भी तो 12 इसमें कोर हुए। घन या घनाभ में कितने कोर हो गए, 12 कोर हुए। ये जो बिंदु है जहाँ पे ये तीनों कोर मिल रहे हैं, जहाँ पे ये 3 कोर मिल रहे हैं, ये इसका शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसे 3 कोर मिलने वाले कितने शीर्ष है वो हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2, है ना, और ये भी वैसी है, ये 3 और ये 4। वैसा ही इधर भी हमारे पास 4 शीर्ष मिलेंगे, जैसे कि 1 2 और ये 3 4। तो 4 4 8 इसमें शीर्ष हुए। फलक कितने हुए, तो फलक में देखते हैं कि फलक मतलब ये जो जैसे रूम की बार में समझ सकते हैं कि फलक मतलब उसके दीवार। तो ये हमारे पास कितने फलक हुए, तो ये हमारे 1 फलक हुए। वैसे ही इसके पीछे वाला 1 फलक हुआ, 2 फलक हुआ। ये साइड वाला 1 फलक हुआ, मतलब 1 दीवार। जितने दीवार है उतने फलक है। तो ये 2 इधर हुआ और ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, तो ये हो गया। तो 2 4 6, है ना, 2 और इधर आमने सामने का मतलब 2 4 और 6 फलक होते हैं। इस प्रकार से हम इसके बारे में। तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण हमारे पास यहाँ पे 2 तरह हो सकते हैं। पहला विकर्ण ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो शीर्ष है ना, एक फलक में उसके जो आमने सामने के जो शीर्ष है इसमें इसको मिलाया जाए, है ना। इस जो कोण है उससे इस कोण को मिलाया जाए, तो ये जो विकर्ण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय विकर्ण। और जब इस टाइप से जो आकृति है हमारे पास और ये इस शीर्ष से ये वाले शीर्ष को मिलाया जाए, है ना, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाया जाए, तो जो आकृति हमको प्राप्त होता है
मतलब जो विकर्ण हमको प्राप्त होता है उसको आकाशीय विकर्ण कहते हैं। मतलब नीचे वाले के नीचे वाले शीर्ष से, जैसे ये हमारा क्या हुआ, एक रूम है, तो ये वाले शीर्ष से इसका इस वाले शीर्ष तक की जो लंबाई है वो उसका आकाशीय विकर्ण कहलाता है। तो ऐसे विकर्ण यहाँ पे 4 हो सकते हैं, इससे यहाँ तक की, इस वाले से यहाँ तक की, या इस वाले से, है ना, इसकी, और इससे ये जैसे कि है, तो इस वाले से यहाँ तक और ये वाले से यहाँ तक। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 आकाशीय विकर्ण हो सकते हैं और प्रत्येक फलक में 2 पृष्ठीय विकर्ण हो सकते हैं। तो फलक हमारे पास 6 है, तो 6 दूनी 12 हमारे पास पृष्ठीय विकर्ण होगा और आकाशीय विकर्ण हमेशा 4 ही होंगे। इस प्रकार ये घन और घनाभ हमारे पास है। इसके बाद आते हैं बेलन। तो बेलन किस प्रकार का आकृति है, तो बेलन हमारे पास होता है इस प्रकार का, है ना, जैसे कि हम लोग इसको बेलन बोलते हैं, इस प्रकार का जो शेप रहता है उसको। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक देखा जाए तो रोड रोलर में जो चक्का रहता है उसी प्रकार का है ना, इस प्रकार के ये बेलन जो है चलते रहते हैं। तो इस बेलन में देखते हैं कि ये जो, जिसको जैसे हम लोग इधर से देखेंगे, है ना, तो एक वृत्त के समान ही दिखेगा, और ये हमारा बेलन है, तो ये एक वृत्ताकार है, इसका आधार जो है क्या होता है बेलन का, वृत्ताकार। और ये जो है, तो बेलन में हमारे पास 2 तरह के पृष्ठ मिले, एक वृत्ताकार पृष्ठ, ये आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको, और ये हमारा क्या है, ये जो है वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये है ना। जैसे मान लो कि रोड रोलर के बारे में बात करते हैं, तो रोड रोलर में जैसे कि जो ये जो आकृति है ना, जो जहाँ पे ये चल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे, ये जो रोड रोलर जो है यहाँ पे, है ना, जो सतह को बराबर करता है वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। और ये दोनों यहाँ पे दो आधार का क्षेत्रफल बनेगा, ऊपर और यहाँ पे जैसे कि नीचे, तो है ना। तो इस प्रकार से हमको संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल और ये दोनों आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। और इसको हम लोग जब फिगर को बनाते हैं कॉपी या, है ना, तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ये हमको दिखता है, इस प्रकार से हम बेलन को बनाते हैं। तो हमारे पास बेलन में क्या हुआ, ये हमारा ऊंचाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उसका ऊंचाई कहलाता है, और ये इस बिंदु से इस बिंदु तक ये बेलन की त्रिज्या कहलाता है। तो बेलन में हमारे पास 2 ही चीज़ जानने को रहता है, बेलन का ऊंचाई कितना है और बेलन की त्रिज्या कितना है। तो आज ये जो ऊपर और नीचे का जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसका त्रिज्या ही बेलन का त्रिज्या कहलाता है। बेलन जो है हमको एक आयत को उसके अक्ष से पकड़कर अगर घुमाया जाए तो हमको बेलन आकृति प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग खोखला बेलन। तो खोखला बेलन क्या होता है, आकृति रहता है ना, इसको हम लोग खोखला बेलन कहते हैं। जैसे कि इसको देखोगे तो ये यहाँ पे खोखला रहता है, तो पाइप वगैरह जो है हमारे खोखले बेलन का उदाहरण है। तो खोखले बेलन में हमारे पास 2 तरह के त्रिज्या होते हैं, यहाँ पे सेंटर से ये जो आंतरिक होल दिख रहा है उसकी त्रिज्या, और ये सेंटर से ये आखिरी तक की त्रिज्या, तो ये आंतरिक त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा आंतरिक त्रिज्या कहलाता है। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा, यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी बाह्य त्रिज्या, और ये यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो आंतरिक त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमारा आंतरिक त्रिज्या हुआ और ये हमारा बाह्य त्रिज्या हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि गोला क्या होता है। तो इस प्रकार का जो आकृति रहता है उसे हम लोग गोला कहते हैं।
गोले में होता क्या है कि ये जैसे हमारे पास बॉल हमारा अच्छा उदाहरण है गोले का। गोला में हमारे पास एक ही चीज़ होता है, वो है इसका गोले की त्रिज्या। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उसका त्रिज्या कहलाता है। अगर इसको पेपर में बनाया जाए तो गोला हमको एक वृत्ताकार ही दिखाई देता है, लेकिन हम अगर 3D शेप में अगर उसको देखें तो बॉल हमारे गोला आकृति में रहता है। तो गोला भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, खोखला गोला हो सकता है और एक ठोस गोला। हमको जैसे कटोरी नुमा आकृति है एक, है ना, जिसमें हमको ये इस टाइप से दिखाई देता है ना, एक बॉवेल शेप का ये आकृति है। तो ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला में जैसे कटोरी वगैरह की बात करते हैं तो हमारा अर्धगोलाकार रहता है। तो इस प्रकार का एक आकृति है जो हमारे पास अर्धगोला कहलाता है। इसके बाद आते हैं तो शंकु। इस प्रकार के जो आकृति रहता है उसको हम लोग शंकु कहते हैं। तो शंकु में क्या होता है कि हमारे पास जो आधार रहता है इसका, ये एक वृत्ताकार रहता है, ये वृत्त की आकृति का, जैसे इधर इसको घुमाया जाए, है ना, तो ये इस प्रकार का रहता है। और इसको देख सकते हैं, है ना, तो ये इस प्रकार के जो आकृति रहता है, जैसे कि कभी हम लोग फल्ली वल्ली खरीदे होंगे तो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के पेपर में एक रोल करके, या आइसक्रीम का कोन बोल सकते हैं, है ना, सब लोग बोलचाल की भाषा में कोन लेते ही हैं। तो वो जो आकृति है उसको हम लोग शंकु या कोन, अंग्रेजी में कोन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये दिख रहा है कि ये क्या है, ये लट्टू आकृति का हो गया। तो ये इस प्रकार का ये जो आकृति है ऊपर, ये इसका आधार है ना, ये इसकी त्रिज्या कहलाता है और ये शंकु की ऊंचाई कहलाता है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये शंकु हमारा होता है। ये इसका शंकु का वक्र पृष्ठ और ये आधार का क्षेत्रफल और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाता है यहाँ से, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लंबवत ऊंचाई होगा, और ये आधार का जो त्रिज्या है वो उसका त्रिज्या कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमको इन आकृतियों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है हमको। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली में हमको क्या बोला गया है। जैसे कि तो हमको प्रश्नावली में जैसे कि घन के बारे में जैसे कि पढ़ना है, तो घन एक समांतर छठ फलक ठोस होता है जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। इसमें 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 पृष्ठ, 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। प्रत्येक फलक पर 2 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, जैसे कि पूर्व में हमने बताया है। तो इसके जो सूत्र होते हैं, यदि घन का प्रत्येक कोर a इकाई हो, मतलब घन की जो भुजा है उसकी लंबाई a हो, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई हो जाता है a√2 इकाई, जिसे हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई a√3 इकाई होता है। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई a√2 होता है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई a√3 इकाई होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब अगर इस एक दीवार, एक रूम को अगर हम घन आकार का माने तो इसमें जो दीवार है ना, उसके जो क्षेत्रफल का योग है, तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, और a² हो जाएगा तो 6 फलक हैं तो इसलिए 6a² हो जाएगा। घन का आयतन, मतलब एक कमरा है तो उसमें कितना पानी भर सकते हो या कितना हवा भरा है, इस प्रकार के अगर प्रश्न हो तो हमको उसका आयतन निकालना होता है। जब भी पृष्ठ की बात करते हैं तो वो पृष्ठ में जो पुताई करते हैं, यहाँ पर पेंट वगैरह करते हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। अब जब हवा पानी भरा हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो, तो हमेशा हमको आयतन ज्ञात करना होता है। इसके बाद होता है घनाभ। तो घनाभ भी हमारे पास घन आकृति के समान ही होता है। तो घनाभ एक ऐसा समांतर षट फलक है। घनाभ का एक अच्छा उदाहरण माचिस का डिबिया हो सकता है। तो माचिस का डिबिया में हम देखते हैं कि इसमें 8 शीर्ष होते हैं, है ना। तो हमारे पास 8 शीर्ष होते हैं, तो उसमें से
12 कोर होते हैं और 6 फलक या 12 पृष्ठीय विकर्ण तथा 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो घनाभ और घन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें घनाभ में सिर्फ ये है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके बराबर नहीं होते हैं, और घन में ये जो तीनों हैं लंबाई, जैसे कि ये लंबाई है ना, और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें घन में बराबर होते हैं। तो तीनों ए ए है, यहाँ पे ए बी सी है। तो यदि घनाभ की लंबाई ए, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई सी हो, तब घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई d1 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, d2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, d3 ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और घनाभ का आकाशीय विकर्ण की लंबाई, तो आकाशीय विकर्ण कहने का मतलब है उस घनाभ में लंबा से लंबा, अगर बोला जाए कि लंबा से लंबा छड़ की लंबाई उस घनाभ के अंदर रखा जा सकता है, तो उसका आकाशीय विकर्ण के बराबर ही रखा जा सकता है, और वो होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय जो होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो सभी फलकों के पृष्ठों का क्षेत्रफलों का योग उसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। और एक फलक का जैसे कि निकाला जाए तो ए बी, दूसरे फलक का बी सी और तीसरे फलक का सी ए है। तो प्रत्येक फलक, जैसे सामने का फलक का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही पीछे का होगा। तो यहाँ पे दो दो का पेयर बन रहा है, इसलिए हम एक एक का निकाल के इसको 2 से गुना कर दिए हैं। तो ए बी 2 फलक है ना, 2 फलकों का क्षेत्रफल बी सी के बराबर होगा और 2 फलकों का क्षेत्रफल सी ए के बराबर होगा। और उसका 2 गुना करने से, क्योंकि 2 फलक है इसलिए 2 गुना कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हमको प्राप्त हो जाता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मान लो ये हमारा लंबाई है, ये यहाँ है ना चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो हम इस तीनों का गुना कर देंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई करने से क्या होगा, इस आधार का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और उसको ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमको आयतन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है तीसरा है एक ऐसा त्रिविमीय ठोस बेलन है। बेलन के बारे में जैसे, तो एक ऐसा त्रिविमीय ठोस जो 2 समांतर वृत्तीय पृष्ठ को एक वक्री पृष्ठ द्वारा जोड़कर बने होते हैं। 2 समांतर वृत्तीय पृष्ठ मतलब ये जो है ना ऊपर और नीचे, ये हमारे वृत्तीय पृष्ठ है, और इसको एक वक्री पृष्ठ द्वारा यहाँ पे जोड़कर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, बनाया गया है। तो ये जो आकृति है उसको हम लोग बेलन कहते हैं, जिसमें ये यहाँ से इसकी ऊंचाई h और ये आधार की त्रिज्या को हम बेलन की त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद होता है ये आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। मतलब बेलन में इसका वक्र पृष्ठ अगर जानना है तो इसमें जो बेलन का आधार जो है वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि में h का गुना कर दें तो उसका वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है। और बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जैसे बोला जाए तो ये आधार का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वो 2 ठो है। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसको अगर लिखा जाए तो पाई r 2, देखो पाई r स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 पाई r h। तो इसको अगर कॉमन निकाला जाए 2 पाई r को, तो 2 पाई r प्लस h हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। वैसा ही बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कहने का मतलब होता है इस, मान लो ये गिलास है इस प्रकार का, तो इसमें कितना पानी भरेगा वो हमारा बेलन का आयतन होता है। तो ये इसमें क्या करते हैं, इसके जो आधार का क्षेत्रफल है उसमें ऊंचाई का गुना कर देते हैं, तो हमको बेलन का आयतन हमको प्राप्त हो जाता है। बेलन को अगर काटा जाए तो इस प्रकार से हमको एक पृष्ठ प्राप्त होता है। उसी प्रकार है शंकु, तो शंकु इस प्रकार का आकृति है शंकु, तो इसमें h इसकी ऊंचाई कहलाता है, l से हम इसको तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं, r इसकी त्रिज्या कहलाता है। तो यदि बेलन शंकु की आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l हो, तब शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई r l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r प्लस l, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। मतलब जो आपका बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 शंकु का आयतन होता है।
एल आर एच में संबंध, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जाए तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। गोला, तो एक गोला मतलब एक ठोस गोला भी हो सकता है, एक खोखला गोला भी हो सकता है। तो एक ठोस गोला अगर बोला जाए तो लोहा फेंक में जो गोला इस्तेमाल होता है वो, और खोखला गोला हमारा जितना भी बॉल वगैरह है, गेंद है, वो सब हमारा खोखला गोला है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ त्रिज्या होता है। तो यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना हमारे पास गोले का क्षेत्रफल होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसी प्रकार अगर अर्धगोले में बात करें तो जो भी है यहाँ पे वो आधा हो जाएगा, तो वैसा ही अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इसलिए हुआ है क्योंकि ये इसको गोले को काटोगे तो आधा तो ये वक्र पृष्ठ मिलेगा, लेकिन ये जो है एक वृत्ताकार पृष्ठ और मिलेगा जिसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वैसा ही कैप्सूल के बारे में अगर बोला जाए तो कैप्सूल में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और इसके छोर में हमारे पास अर्धगोला लगा हुआ रहता है। तो इनका जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 आर, और आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर स्क्वायर। यदि अर्धगोले के ऊपर लगा शंकु युक्त ठोस है तो हमको इस प्रकार का एक आकृति प्राप्त हो जाता है। ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इस प्रकार की जो ठोस आकृति है उसका पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ हुआ शंकु का, और इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, तो ठोस का आयतन हो जाएगा इसका शंकु का आयतन प्लस ये अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। तो अभी हम लोग शंकु जो जितने भी ठोस आकृति हैं उनके बारे में, उसका सूत्र कैसे कैसे बनता है उसके बारे में देखा हमने। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1 है ना, एक घनाभ है 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास हमारे पास हम इसको ए लंबाई ए को दर्शाते हैं, और ये 8 मीटर दिया है, और इसका जो चौड़ाई है ये हमको जैसे कि दिया है चौड़ाई बी बराबर 4 मीटर, और इसका ऊंचाई दिया है 2 मीटर, ये है दिया है 2 मीटर। तो घनाभ के सभी विकर्ण ज्ञात करना है। तो हमको घनाभ के सभी विकर्ण ज्ञात करने के लिए इसमें क्या क्या विकर्ण होते हैं, तो इसमें होते हैं पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण क्या हो जाएंगे और आकाशीय विकर्ण क्या हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। दिया है कि घनाभ की लंबाई ए बराबर 8 मीटर, और चौड़ाई हमको दिया है बी बराबर 4 मीटर, और घनाभ की ऊंचाई जैसे कि ये ऊंचाई है, इसको सी से दर्शा रहे हैं, और ये हमको दिया है 2 मीटर। इसलिए हमारे पास हो जाएगा पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा।
और ये हमारे पास दो हो सकते हैं और दोनों बराबर होंगे। तो और कौन सा हो सकता है, यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पृष्ठीय विकर्ण होगा। तो ये क्या होगा, जैसे कि ये इसकी लंबाई यहाँ से जो यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये हमारा कितना है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारा b है। तो ये जो लंबाई है पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये समकोण होंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जैसे कि दिया हुआ है कि a का मान कितना है, 8 है, और b का मान 4 है, तो वो रख देंगे मान रखने पर। तो मान रखने पर हमारे पास हो जाएगा 8 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 8 8 64 और 4 4 16। 64 में 16 को जोड़ा तो हमको प्राप्त होता है 80, और 80 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग 80 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 चौक 8 है ना, और 2 धाम 20 और 2 पंचे 10। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये जोड़ी बनाया तो जो जोड़ी बनाता है उसको एक एक बार लिखते हैं, और जो जोड़ी नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 वर्गमूल 5 मीटर। तो इसमें कितने पृष्ठीय विकर्ण निकलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पृष्ठीय विकर्ण निकलेंगे। एक हमारे पास पृष्ठीय विकर्ण है इस वाले का, तो ये दोनों में जितना निकला उतना ही यहाँ पे निकलेगा। दूसरा इसका और इसका निकलेगा, है ना, इसका और इसका, और ये हुआ। वैसा ही ये सामने में जो पृष्ठ दिख रहा है यहाँ पे, और इसके पीछे वाला इस वाले पृष्ठ में यहाँ पे। तो तीसरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला, मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है वो फ्रंट में, और उसके जस्ट पीछे वाला का। तो इस प्रकार से आपको 3 पृष्ठीय विकर्ण आपको अलग अलग माप के मिलेंगे। तो उसको निकालते हैं, चलिए। तो दूसरा पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा हमारे पास दूसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर, इसमें जैसे चित्र में देखते हैं दूसरा पृष्ठीय विकर्ण के बारे में, जैसे कि यहाँ पे। तो दूसरा पृष्ठीय विकर्ण में क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बी है, तो दूसरा पृष्ठीय विकर्ण हमारे पास हो जाएगा, दूसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर, यहाँ पे जैसे कि ये हमारा क्या था, ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, और ये ऊंचाई था। तो दूसरा पृष्ठीय विकर्ण में क्या होगा कि हमारे पास जैसे कि ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार का, है ना, और ये हमारा क्या हुआ, इसका ऊंचाई हुआ, और इसका जो चौड़ाई है ये वाला वो। तो यहाँ पे बी ये हमारा हुआ विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई हुआ। तो ये हो जाएगा √b² प्लस c² पाइथागोरस का प्रमेय से। तो ये हमको हो जाएगा √b² प्लस c²। तो b और c का मान जैसे कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, b का मान जैसे कि दिया है हमको 4, और a का मान यहाँ पे था 8, और c का मान हमको दिया है 2 मीटर। तो b और c का मान यहाँ पे रखेंगे, तो b = हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और c² = 2 का स्क्वायर, दिस =
4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 16 4 20। तो 20 का वर्गमूल निकाला तो हो जाता है हमारे पास 2 वर्गमूल 5 मीटर। वैसा ही तीसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई हमारे पास हो जाएगा तीसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर, तो ये हमारे पास क्या था, a इक्वल टू 8 मीटर और b इक्वल टू यहाँ पे 4 मीटर और c इक्वल टू हमारे पास 2 मीटर है। तो इसमें देखते हैं कि तीसरा पृष्ठीय विकर्ण कौन सा होगा। तो तीसरा पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो दूरी है वो इस फलक के लिए, कौन से फलक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस फलक के लिए हम यहाँ पे जैसे कि है ना, ये जो फलक दिख रहा है और ये फलक, तो यहाँ पे भी हमको सेम तरह के हमको जो है ना ये दोनों फलक जो दिख रहे हैं उसका पृष्ठीय विकर्ण क्या हो जाएगा। तो उसका पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो, है ना, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास a और c हमको दिया हुआ है, तो उससे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमको जैसे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है पीला कलर का, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो वो हमको कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हम लिख सकते हैं उसको। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास c का मान दिया है 2 का वर्ग और a का मान है 8, 88 64। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 88 64। तो 64 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा 68 और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं 68 का, को होता है 2 तिया 6 2 चौक 8 और 2 एक कम 2 2 सत्ते 14। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 17 मीटर। अब चलिए आते हैं आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण कितना हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण कहने का मतलब है यहाँ पे ये यहाँ जो लंबाई है जो हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, तो ये जो लंबाई होता है वो हमारे पास है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मतलब क्या है कि इस फार्मूला से हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें c स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई हमारे पास हो जाएगा आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 88 64 4 चौक 16 2 दूनी 4 बराबर होता है 84। अब 84 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 होता है 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक कम 2, है ना, और 3 सत्ते 21। तो इस यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 का निकला, तो ये हमारे पास 2 और 3 दूनी 21। तो हमारे पास ये आंसर हो जाता है 2 वर्गमूल 21 मीटर। इस प्रकार से हम
घनाभ का विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, आकाशीय विकर्ण की लंबाई और 3 पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में बोलता है एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमको प्रश्न में दिया है घन की भुजा ए बराबर 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि क्या होता है घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर होता है a√2 इकाई, इसलिए हो जाएगा a का मान यहाँ पे है 12 वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 2 हमारे फार्मूला से है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, हमको सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 12 और ये वर्गमूल के अंदर में है दोनों, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाते हैं। तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर a वर्गमूल 3 सेंटीमीटर या इकाई होता है जो भी होगा। तो a का मान यहाँ पे जैसे कि दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और वर्गमूल 3 और आ गया, तो हमारे पास हो जाता है 12 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना हुआ तो 3, तो 12 तिया 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में बोलता है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई हो जाएगा आकाशीय विकर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आकाशीय विकर्ण के बराबर होता है। तो आकाशीय विकर्ण हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं सवाल। तो हमको दिया है कमरे की लंबाई ए बराबर 10 मीटर और चौड़ाई बी बराबर हमको दिया है 10 मीटर और ऊंचाई सी बराबर हमको दिया है 5 मीटर। इसलिए बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर कमरे का आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा √a² + b² + c²। ये क्या होता है? √a² + b² + c² के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी सी का मान कितना है? ए मतलब है यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 का वर्ग, बी मतलब यहाँ पे दिया है 10 मीटर, तो भी 10 का वर्ग, और सी का मान है यहाँ पे 5, तो 5 का वर्ग। तो हो जाएगा हमारे पास 10 दहाम 100, 10 दहाम 100, 5 पंचे 25, तो हमारे पास हो जाएगा 225 और इसका वर्गमूल निकालने से हमको प्राप्त होता है 15। तो ये हमारे पास 15 मीटर उस खंभे की लंबाई हो गया आंसर। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली एक समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।